हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु और मैं हूं ARKN सुमन। तो आज हम लोग लेकर आए हैं पोटेंशियल और कैपेसिटर्स का इसके पहले जो 35 क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि उस क्वेश्चन को 35 क्वेश्चन को रिमेंबर करना, याद करना जरूरी है। और एक बात याद रखिएगा, वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं और आप अगर चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से IIT का प्रिपरेशन करना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी 12th का प्रिपरेशन कर लें, उसके बाद जैसे ही ये सेट इसी चैप्टर में, इसी प्लेलिस्ट में आपका लास्ट में भेजा जाएगा, जो सेट्स होते हैं IIT के, उसका सॉल्यूशंस और उसको तरीका के कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ मेंशन किया गया है कि 12th के लिए इसमें अलग और IIT के लिए अलग, एक जगह उसको मिक्स नहीं किया जाएगा। जो बच्चे 12th पढ़ना चाहते हैं, अभी लेक्चर उनको मिल रहा है रोज के रोज। तो अब हम विनर घोषित करने जा रहे हैं। तो विनर्स हैं जो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 1 मार्क्स के आंसर के विनर रहे, वो फर्स्ट हैं शुभम कुमार, सेकंड खुशबू कुमारी, थर्ड है चंदन कुमार। उसके बाद जो भेजे हैं सही आंसर वो हैं सौरभ कुमार, मिथिलेश कुमार, रीता कुमारी, अरमान अंसारी और सिकंदर कुमार। तो ये रहे आपके विनर्स। और इसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का आंसर आया जिनके नेम नहीं थे, उनके अनाउंस भी नहीं किए जा सके हैं। तो अगर आप नेम नहीं लिखे हैं तो नेम लिखकर ही भेजें आंसर को। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे हैं उसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होने वाला है C/3। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है वो एक बार देखिए। 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। ठीक है, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। परिणामी धारिता का मान होगा, तो परिणामी धारिता क्या होगा, तो परिणामी धारिता इसका होगा C/3। तो आप फॉर्मूला इसके जानते हैं, जो बहुत आसान से फॉर्मूला होते हैं। जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो जैसे ही उसका LCM C हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा, तो उलट देंगे उसको तो हो जाएगा C/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C। तो ये तो आप समझ गए होंगे। और जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मतलब जिन लोगों से नहीं बना, उसे बना ले और नोट डाउन कर ले कि इसका आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होगा। तो विद्युत विभव मतलब V का मान कितना होगा। तो ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ते तो इस जस्ट एक फॉर्मूला है, जिसे आप ये चीज़ें याद रखिएगा कि फॉर्मूला जितने बेस होते हैं वो 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। फॉर्मूला, MLT, SI, ये सब चीज़ें ये 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जो कह रहा है इसका आंसर होगा वो B होगा। बहुत आसान सा है, R² तो होगा नहीं, तो B होगा इसका आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, विद्युत विभव का बीमा है। तो विद्युत विभव का बीमा कितना होगा, तो इसके लिए हम लोग A ऑप्शन लेते हैं। तो क्या होता है A में, तो ML² T−3 A−, ML² T−3 और A−, हो जाएगा इसका आंसर। तो बहुत आसान सा चीज़ें हैं और इसको डिराइव करने का तरीका बताएं है, विभव को WAB/Q, और आप फॉर्मूला पर अगर रख दें तो आराम से आप निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो विद्युत क्षेत्र, अच्छा विद्युत क्षेत्र का मतलब E होता है और विभव V के बीच संबंध क्या है। तो याद होगा आप लोगों को, एक इस पर टॉपिक ही था हम लोगों का, जो टॉपिक का नेम क्या था। तो अगर आप याद रखे हों तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक में हम लोग डील कर रहे थे कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध क्या होगा। तो जैसे ही आप इसका आंसर देखिएगा तो ए हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखे हो तो आपको कंप्लीट हो, नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और क्वेश्चन नंबर 5 का होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी एक टॉपिक हम लोग डील किए हैं प्लेलिस्ट में। तो क्या देखे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV द्वारा मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है, तो ऊर्जा को मापा जाता है। याद होगा आप लोगों को, तो हम कहते थे यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत सारा चीज़ें जो 1 मार्क्स के लिए हम बता रहे थे। तो इसमें तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। AB के बीच जो समतुल्य धारिता होगा, तो यहाँ देख रहे होंगे आप लोग 3 माइक्रोफराड और 2 माइक्रोफराड एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, तो 3 2 5 हो सकता है और 5 और बगल में है 4। तो दोनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में जुड़े हैं 5 और 4, तो LCM हो जाएगा 20 और ऊपर हो जाएगा 9। उसी को उलट देंगे
तो वही तो हो जाएगा ये, तो 9/20 को उलट देंगे तो हो जाएगा 20/9। तो अब अगला देखते हैं, चित्र में प्लेट ए पर आवेश होगा, तो ए पर आवेश कितना होगा, तो ए पर आवेश याद रखिएगा ए की तरफ धनात्मक होगा और बी की तरफ ऋणात्मक होगा। तो जैसे ही आप बात करते हैं तो फॉर्मूला तो आप बिल्कुल आपको पता है, तो बी का जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, तो बी का जो करेक्ट, इसका 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। तो कैसे, तो प्लस के लिए हो जाएगा, 40 तो संभव नहीं है, तो ये आराम से आप बना सकते हैं, इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। तो अगला सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। यहाँ पर C बराबर 2 माइक्रोफराड है, 20 से 10 मतलब डिफरेंस जो हो रहा है हमारा 10 हो जा रहा है। तो 10 हो जा रहा है तो 20 तो आंसर होगा, लेकिन x पर पूछा जा रहा है। तो जैसे ही x पर पूछा जा रहा है तो x का बात देखेंगे, तो x का बात देखेंगे तो x ऋणात्मक होगा, तो ऋणात्मक होगा तो -20 माइक्रोकूलम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें क्या है, तो आप परिपथ देख रहे होंगे, तो इस सारे परिपथ का जो संयोजन करेंगे हम लोग, तो संयोजित करके इस पर, अगर आप नहीं देखे हैं तो लाइव क्लास, जो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो लाइव क्लास में देखिएगा, तो लाइव क्लास में इस पर एक वीडियो बनाया गया है, और वीडियो बनाकर तो कैपेसिटर मतलब न्यूमेरिकल ऑन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए न्यूमेरिकल 3 घंटे का न्यूमेरिकल है, सारा न्यूमेरिकल उसमें डिस्कस है। अगर अब आप नहीं तो देखे हैं तो इसे जाकर जरूर देख ले, 3 घंटे में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो अगला देख लीजिएगा, क्या कह रहा है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लेटों के बीच की दूरी के, तो सी का, इसका मतलब इसका आंसर होने वाला है वो सी है, तो 10 नंबर का आंसर सी होने वाला है। एक बात और याद रखिएगा कि इसे आप नोटबुक में नोट डाउन कर लें, ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो फिर भेजे जाएंगे तो उसको भी नोट डाउन कर लें, और ये आपका कंप्लीट पैकेज होगा 12th के लिए। तो अगला देखते हैं हम लोग, 5 माइक्रोफराड वाले संधारित्र धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट से आवेशित करने पर ऊर्जा का मान होगा, तो ऊर्जा के लिए फॉर्मूला बताए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो संधारित्र की ऊर्जा एक बार वीडियो को देखें और उस फॉर्मूला को अगर आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलो जूल। तो आप अगर बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो अब हम लोग देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम 12 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होने वाला है, किसी चालक की विद्युत धारिता के व्यंजक है, तो चालक की विद्युत धारिता के व्यंजक क्या है, तो C बराबर Q बाई V होता है। तो ऐसे भी आप जानते हैं, बहुत आसान सा चीजें हैं, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C भी होता था, और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो C जो हम लोग कांस्टेंट के टर्म पर लेते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है C बराबर Q बाई V। तो ये भी आंसर आपका बहुत आसान सा चीजें हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, हाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बताएं फॉर्मूला मल्टी बेसिस से क्वेश्चन होते हैं। तो अगला देख लेते हैं हम लोग, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, तो फराड होता है। ये भी बातें आप याद रखिएगा, ये तो बहुत आसान सी बात है, न्यूटन वोल्ट एम्पियर तो हो नहीं सकता है, फराड ही होगा, ठीक है। तो जैसे ही इन सब क्वेश्चंस को आप छोटा मत समझिएगा, क्योंकि कभी कभी 12th में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे इसके पहले आवेश का मात्रक पूछा, डायमेंशन पूछ लिया गया था, तो इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को सीरियस होकर समझ जरूर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत धारिता का बीमा है, तो विद्युत धारिता का बीमा क्या है, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, लेकिन इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो मिस्टेक क्या हो गया है, एम इनवर्स सही है, एल इनवर्स 2 भी सही है, टी पावर 4 सही है, ए इनवर्स 2 नहीं होगा, यहाँ ए स्क्वायर होगा, मतलब एम्पियर स्क्वायर होगा, ए टू द पावर 2 होगा, मतलब यहाँ जो मिस्टेक हुआ है वो -2 हुआ है, -2 की जगह पर सिर्फ 2 होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती किसकी होती है, तो उसकी त्रिज्या की। तो आप कहेगा कैसे इसको हम समझें, तो इसको आप बहुत अच्छा से समझते हो, तो आप कैसे, तो आप तो कहेंगे कि हम समझते ही नहीं है, तो हाँ आप समझते हैं कैसे, आपको हम एक बातें याद करा देते हैं। तो धरती के लिए हम आपको बताए थे कि धरती का कैसे, चांद का कैसे, सूर्य का कैसे, तो सबका त्रिज्या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था संधारित्र की धारिता के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है, किसी संधारित्र पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा, तो E = ½ CV²। तो ये तो फॉर्मूला हम लोग प्रूव किए हैं, जो डायरेक्ट पूछा गया है, बार बार आपको बता रहे हैं कि जितने भी
फॉर्मूला है उसको एटलीस्ट आप कंप्लीट कर ही लें, क्योंकि वो फ़ायदा आपको होगा। क्योंकि फॉर्मूला बेसिस से क्वेश्चन होता ही होता है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जितने भी पेपर आप उठाकर देखेंगे उसमें क्वेश्चंस रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो फिर से वही क्वेश्चन से एक बार रिपीट हो गया है। दो क्वेश्चन इसमें रिपीट है, एक क्वेश्चन जो रिपीट है उसको हम छोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो फैराड हो जाएगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीट हो गया है। एक और क्वेश्चन रिपीटेड है जिसको हम नहीं डिस्कस किए हैं, उसको हम हटा दिए हैं इस सीरीज से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर होने वाला है हम लोग का 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है, दो चालकों के बीच आवेश वितरण से। अच्छा, दो चालकों के बीच, तो दो चालकों के बीच का मतलब क्या होगा, दो गो चालक लेते हैं। तो दो गो चालक लेते हैं, दो गो कंडक्टर लेते हैं, तो उसके आवेश वितरण जब होता है, ठीक है, तो आवेश वितरण होगा तो क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होता है। तो ऊर्जा का ह्रास वेरियस फॉर्म्स में होते हैं, जैसे हीट के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा, जो एनर्जी का ह्रास हो जाएगा, ठीक है, ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा इससे, दूसरे फॉर्म में चेंज होने के कारण था। अब देख लेते हैं अगला हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन था, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब धारिता, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर उसके बीच का डिस्टेंस डी को बढ़ा दी जाए, तो अगर डी को बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसमें घटती है। तो ध्यान से देखिए, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिका के बीच की दूरी, अच्छा, पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तब धारिता क्या हो जाएगा, घटती जाएगी। तो धारिता इसमें इस सेंस में घट जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जैसे ही आप अगले क्वेश्चन की बात, तो हम लोग क्या देखेंगे, इसी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लेते हैं पहले। तो जब समांतर पट्टिका, अच्छा, समांतर पट्टिका है, तो ध्यान से सुनिएगा, समांतर पट्टिका संधारित्र के बीच की दूरी, अच्छा, बीच की दूरी, तो वही डी, हम बार बार आपको फॉर्मूला मेंशन किए हुए थे, जो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के लिए व्यंजक निकाले थे, उसको एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन बी होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में है, यदि एक शीशे की छड़, अच्छा, तो अर्थात उच्च परावैद्युत नियतांक की एक माध्यम, तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें बड़ा अच्छा बात कहा है कि एक शीशे की छड़ जिसका उच्च परावैद्युत नियतांक को हवा संधारित्र के बीच में, तो हवा संधारित्र के बीच रखा जाता है, तो धारिता क्या हो जाएगा, तो धारिता इसका बढ़ेगा। तो धारिता इसका बढ़ जाएगा, ये आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपको एक बार इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। तो सुनिएगा, यदि एक शीशे की छड़, ठीक है, शीशा का छड़ जो होता है, तो उसका उच्च परावैद्युत होता है। तो उच्च परावैद्युत पदार्थ को जब हम प्लेट के बीच में रख देते हैं ना, तो प्लेट के बीच में रखते हैं, तो उस पर आवेश धारण की करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो जब आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो उसका धारिता क्या हो जाएगा, धारिता भी बढ़ जाएगा। तो ये तो क्लियर सा चीज़ें हैं, जो बिल्कुल आपके कंसेप्ट के साथ ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर होगा हम लोग का 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में है, संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो कौन सा राशि है जो प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है, तो वो है विभवांतर। तो संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन, तो देखिए ना, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे समांतर क्रम में संयोजित कर दिए। अब उसमें जो क्या होता है, तो समान क्या रहता है, बराबर क्या रहता है, तो वो है विभवांतर। तो ये आंसर आसान सा है कि हाँ, विभवांतर इसका ऑप्शन आप दे दें। तो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम लोग, क्या, तो विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, तो विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है, तो कार्य के लिए तो इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं ऑलरेडी। तो फॉर्मूला आप डिराइव देखिएगा तो आराम से इसका आंसर आप ए मार सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ें पूछा जा सकता है। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र में घुमाने में, तो इसका ऑप्शन ए है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन क्या होगा, यदि, तो ध्यान से सुनिए ना, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, तो सुनिएगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m ही कह सकते हैं, m कह सकते हैं, तथा उस पर आवेश E, ठीक है, तो आवेश E लिया गया जाए, और यदि यह विराम अवस्था भी वोल्ट विभवांतर से होकर गुजरे, तो इसकी ऊर्जा होगी, तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी ये बता देना है। तो इसकी ऊर्जा होगी EV, मतलब ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम डिफाइन करके समझाए थे आप लोग, अगर याद होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन ही है ये,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डेफिनेशन जो होता है वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो आराम से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो आप ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है उसका मात्रक जो होता है जूल, क्योंकि वो ऊर्जा है और ऊर्जा के लिए मात्रक जूल लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ ई भी जूल लिखा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आराम से आप आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं, ठीक है, परस्पर जोड़ दिए जाए, दोनों को दोबारा से परस्पर जोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो होगा दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। तो ध्यान से सुनिएगा ना, आवेश संरक्षित रहता है ये तो पहले से भी आप लोग जान रहे हैं। तो इसके गोले पर अगर दोनों को आवेशित करके अलग परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तो उसके आवेश संरक्षित रहते हैं। तो आवेश संरक्षण के नियम से आप इस चीज को समझते होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग 26 देखते हैं। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया हो तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। किसी द्विध्रुव को एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा, तो कितना होगा? तो इसका आंसर ई होगा, हमेशा सुन लें। तो ये बहुत क्लियर सी बातें हैं। तो जैसे ही आप देखिएगा कि समरूप विद्युतीय क्षेत्र के लिए इस पर क्वेश्चन पूरा का पूरा टॉपिक डिपेंडेंट है, आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर देख लें, ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन जो मिस्टेक था इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। जो बीच में बैटरी लगा हुआ है उस पर 10 वोल्ट का मिस्टेक था। तो इसके पिछले बार भी बता चुके थे, जिस समय क्वेश्चन आपको दिए थे उसी समय कह दिए थे कि 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। तो जैसे ही 10 वोल्ट का बैटरी इंक्लूड कर देते हैं इसमें तो 36 माइक्रो कूलम्ब हो जाता है। तो ये आंसर हर जितने भी गेस होते हैं उसमें दिए जाते हैं, भले पूछे नहीं जाते हैं लेकिन रहते जरूर हैं। तो एक चीज़ें अब ध्यान से देते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का होगा वो चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। तो चंद्रमा की धारिता, तो पृथ्वी की धारिता तो हम लोग बताए थे, और पृथ्वी की धारिता हम बताए थे, सूर्य की धारिता आपसे पूछे थे, और चंद्रमा की धारिता यहाँ बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी की भी धारिता निकाली जा सकती है अगर उसका गोले का त्रिज्या मालूम आपको हो जाए तो इसके पिछले बार भी एक क्वेश्चन था कि हाँ किस पर डिपेंड करता है, तो त्रिज्या पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारिता। तो इसका मतलब आप आराम से उस फॉर्मूला को लगाकर आप इसको बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अब्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर धारिता। अच्छा, तो क्या कह रहा है सो सुनिए ना। एक समांतर प्लेट है, अच्छा प्लेट समांतर है, उसके बीच में अब्रक, अब्रक जो होता है, माइका जो होता है, उसकी एक पतली प्लेट रख देने पर धारिता क्या हो जाएगी? तो धारिता ई, तो ई का मतलब इसका हो जाएगा कि बढ़ जाएगी। तो धारिता बढ़ जाए, परावैद्युत उसका ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब परावैद्युत ज़्यादा होने का। अब अगला देखते हैं। तो 1 माइक्रोफराड, तो 1 माइक्रोफराड धारिता के 2 संधारित्र, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर गए थे और हमसे पूछे कि सर इसका आंसर तो इसमें है ही नहीं। नहीं, इसका आंसर इसमें है, आप एक बार बनाकर सही से देखें, इसका आंसर सी होगा। तो आप आराम से अगर इसको बनाएं, समझ कर बनाएं, तो बिल्कुल इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होने वाला है। तो कैसे? तो कह रहा है 1 माइक्रोफराड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं एक एक के, ठीक है। तो एक एक के समांतर क्रम में और इनके श्रेणी क्रम में 0.5, तो 0.5 को आप 1/2 भी कर सकते हैं। एफ के एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है तो परिणामी धारिता क्या होगी? तो क्लियर है, एक क्वेश्चन इसमें है भी सेम इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन है, उसी तरीका से ये भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप आराम से बैठाकर बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर एक बार कैपेसिटर वाला न्यूमेरिकल देख लें पूरा लाइव वाला तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 31, तो यदि कई संधारित्र उपलब्ध, तो ध्यान से सुनिएगा ना, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो उनको कैसे जोड़ना चाहिए? तो याद रखिएगा, यदि इसको कह सकते हैं कि रेसिस्टर रहता तो उसको जोड़ने का तरीका अलग होता, लेकिन यहाँ संधारित्र है, तो संधारित्र को कैसे जोड़ा जाएगा? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट जुड़ जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32, लेकिन 32 में ही तो क्या है क्वेश्चन में कह रहा है, तो 2 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता C है, ठीक है।
श्रेणी क्रम में जुड़े हैं इनका तुल्य धारिता कितना होगा। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो इसको आराम से आप बना सकते हैं, c/2 हो जाएगा। ऐसे तो होगा 2/c, लेकिन उलट देंगे ना 1/c को, तो c बराबर हो जाएगा c/2। तो आराम से इसको भी आप बना सकते हैं, तो इसमें कोई आप लोगों को डाउट होने वाला नहीं। अगला क्वेश्चन है, वान डी ग्राफ यंत्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। तो वान डी ग्राफ जो मशीन है, तो वान डी ग्राफ का लेक्चर तो आपको पूरा याद होगा। तो वान डी ग्राफ जो मशीन है क्या उत्पन्न करता है, तो कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करता है। तो ये भी क्लियर सा चीज़ें हैं, तो इसमें तो भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना कॉमन क्वेश्चन है, जो आप 100% समझते हैं। इसमें आप कुछ कहीं नहीं, मतलब आराम से इसको समझ सकते हैं, इसका आराम से आंसर आप कर सकते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन होगा बाबू, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, उनकी समतुल्य धारिता होगी। तो समतुल्य धारिता क्या होगी, तो ध्यान से सुनिए, समांतर क्रम में जब जुड़े हैं तो C1 + C2 होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2। तो आराम से इसका आंसर जो है आप तो देख कर ही बना सकते थे, लेकिन अगर नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, इसे भी समझ लें। और एक बात याद रखिए, रटिए नहीं, समझिए इसको। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है, यदि 10 माइक्रोफराड धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट के एक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका बी ऑप्शन होगा 50, तो 5 मतलब 50 × 10⁶ कूलम्ब। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसका आप लोग आंसर पूरा का पूरा कर चुके होंगे। तो एक बातें और याद रखिएगा, इसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसके आप आंसर आराम से जितना फास्ट दे सकते हैं, आप विनर हो सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।